वेलकम बैक वंस अगेन। तो आज हम बात करेंगे पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में। तो ये ऊप्स का नया कॉन्सेप्ट है। बाकी इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म, ये जो लास्ट लास्ट पिलर बोल सकते हो तुम इसको ऊप्स का। तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि पॉली का मतलब तुम्हें पता है बहुत सारा, मैनी, है ना। और मॉर्फिज्म बेसिकली इट्स अ वर्ड, लेटिन वर्ड ये, कि मैनी फॉर्म्स। तो अगर मान लो कि सेम चीज़ को अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में हम यूज़ करवाएं और वो अलग अलग काम करे, तो उस प्रॉपर्टी को हम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। ठीक है। जैसे मम्मी ने बोला ब्लैक लेबल लेके आओ, चाय लेके आते हो। पापा अगर बोले ब्लैक लेबल लेके आना है तो क्या लेके आओगे। ठीक है। इस हिसाब से कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। जैसे प्रिंट बटन है, कहीं कहीं भी लिखा हुआ प्रिंट बटन है। ब्राउज़र में है तो वेब पेज को प्रिंट करेगा, पीडीएफ में है तो पीडीएफ को प्रिंट करेगा। एक्शन तो सेम, मतलब वो चीज़ तो सेम है, लेकिन तुम डिपेंडिंग ऑन किस कॉन्टेक्स्ट में है तुमको अलग काम करते हो। जैसे बैट बोलता हूँ कि बैट लेके आओ, तो तुम तो इंडियन हो, अपना जो बल्ला है वो ले आओगे, क्रिकेट खेलेंगे। अब ये तुमको चाइनीज़ मिल जाए बैट लेके आओ तो वो कोरोना फैला देंगे ना। तो पॉलीमॉर्फिज्म इसी चीज़ को कहते हैं। ठीक है। अब जो पॉलीमॉर्फिज्म है वो दो टाइप का होता है। एक तो कंपाइल टाइम पे कर सकते हैं, एक रन टाइम पे कर सकते हैं। जो कंपाइल टाइम पे जिसको करते हैं उसको स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, क्योंकि कंपाइल टाइम पे हो रहा है ना, स्टैटिक है तो उसको चेंज तो कर नहीं सकते, क्योंकि एक चीज़ एक बार जो चीज़ कंपाइल हो गई उसको कैसे चेंज करोगे। रन टाइम पे मतलब है कि डिपेंडिंग ऑन कंडीशंस वो कैसे काम करेगा, तो उसको डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म भी बोलते हैं। तो दोनों चीज़ें समझ गए होंगे। ठीक है, चलो। अ, अब बात करते हैं कि कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म ये होता है कि जब तुम अपना कोड लिखती हो और उस कोड के अंदर जब तुमने लिखा है उसी टाइम पे जो कंपाइलर है उसको पता लग जाए कि भाई इसने जो भी लिखा है इसको ऐसे हैंडल करना है। ठीक है। बहुत ही वेग, घटिया टाइप की बातें हो रही हैं जिसका कोई सिर पैर नहीं बन रहा। प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि तुम्हारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं, प्रिमिटिव ऑपरेशंस होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। तुम ये करते हो कि इंटीजर लेते हो, इंट ए को 5 ले लिया, बी को 10 ले लिया, अ, और तुमने इंट सी इक्वल्स टू ए प्लस बी कर दिया, सी को प्रिंट कर दिया। मस्त तुम्हारा काम चल रहा था। ठीक है। ये प्रिंट भी हो जाएगा। सी को जब प्रिंट करके देखोगे कि जी प्लस प्लस करोगे और उसके बाद करोगे तो 15 प्रिंट हो जाएगा। 10 5 15, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन मान लो कि तुम होशियार बन रहे हो, तुम बोलो कि मैं एक क्लास बनाता हूँ। ठीक है। और उस क्लास में ऐसे मेंबर हैं जैसे कि इंट रियल, इंट इमेजिनरी। ठीक। और ऐसा तुम्हारा कुछ वो है। अब देखो, मैं तुम लोगों को कंस्ट्रक्टर बनाना सिखा चुका हूँ कि कंस्ट्रक्टर में तुम कैसे कंस्ट्रक्टर बना सकते हो, कैसे चीज़ों को कर सकते हो। ठीक है। तो इसका तरीका यही है कि दिस लगा के करेंगे। याद होगा तुम लोगों को, वरना रिवाइज कर लो वो। ठीक है। क्योंकि दिस उस कॉन्टेक्स्ट में चलता है जब फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स और जो डेटा टाइप है उनका नाम सेम होता है, तो तुम ऐसा यूज़ कर सकते हो। इस टाइप से तुम्हारा ऑब्जेक्ट बनेगा। और अब तुम प्रिंट करने को इसको प्रिंट कर सकते हो। वॉइड प्रिंट डाल दो इसके अंदर एक एपीआई, तो वो क्या करेगी, इसको हमें पता है कि इमेजिनरी जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं उसको कैसे प्रिंट करते हैं, एक्स प्लस आयोटा वाई प्रिंट करते हैं ना अपन, तो ये आयोटा वाला ही काम है। तो इसको इमेजिनरी यहाँ डाल देता हूँ मैं। ठीक है। और उसके बाद एंडल कर दूंगा। अब यहाँ पे सेमीकोलन हो गया। अब मान लो कि ये तो था। अब मैं, मेरी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि मैं ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर ए बनाया मैंने, जो मान लो कि 2+3i था। ठीक है। 2+ कमेंट में लिख लेते हैं, 2+3i था। और फिर मैं होशियार और निकला, मैंने क्या किया, एक और ऐसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर बना लिया जो कि 3+4i है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर बनाऊँ। ठीक है। सी, जो सी इक्वल्स टू ए प्लस बी कर दूँ। अब देखो,
अभी हम ये ऐसा कर नहीं पा रहे हैं। देखो इसमें, अब देखो ये नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी देना पड़ता है। जब मैंने बताया था कि अगर हम ओवरराइड करते हैं कंस्ट्रक्टर को, तो जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो कंपाइलर देता है वो उड़ जाएगा, तो तुमको ऐसा लिखना पड़ेगा। अब ये देखो ये चल नहीं रहा है, ये चल नहीं रहा है, यहाँ पे ना लाल लाल आ रहा है। अगर तुम इसको रन दोबारा से कंपाइल करने की करोगे तो ये बहुत लंबे लंबे एरर दे देगा कि ऐसा कुछ कुछ अनशंट कुछ भी बोलेगा, है ना। तो यहाँ इसका मतलब ये है कि यहाँ पे भी देखोगे तो ये तुमको बता रहा है कि इसमें ऑपरेटर प्लस नहीं है। तो तुम मान लो कि मैं तुमको ये प्रॉब्लम देता तो पहले तुम क्या करते, तुम ऐसा सोचते कि सी इक्वल्स टू ए, जो भी है उसमें एक ऐड करके एपीआई डाल देता हूँ और बी डाल देता हूँ, ऐसा सोचते तुम, है ना। बाय डिफ़ॉल्ट अगर मान लो कि मैं तुमको बोलता, तो तुम यहाँ पे अगर मान लो कि ऐड तुमको लिखना होता तो तुम कैसे लिखते कि उसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर लेते, तुम कॉम्प्लेक्स नंबर अदर ले लेते, ठीक है। और तुम यहाँ पे एक क्या करते, बताओ क्या करते, ए के ऊपर ऐड करते। तो तुम ऐसा मान सकते हो कि जिसके ऊपर कॉल हो रहा है दिस का रियल प्लस अदर का रियल कर देते, है ना। और फिर दिस का इमेजिनरी जो है उसको अदर डॉट इमेजिनरी में कर देते। और यहाँ पे तुम ये सब चीज़ें तुमको एक कॉम्प्लेक्स नंबर में बनानी पड़ती, ठीक है। तो सी डॉट सी का जो रियल है, सी डॉट रियल उसको, और सी डॉट इमेजिनरी, ठीक है। और यहाँ से तुमको एक कॉम्प्लेक्स नंबर रिटर्न कराना पड़ता, तो तुम शायद ऐसा करा देते, रिटर्न सी, ठीक है। तो ये चल जाता और यहाँ पे तुम सी के ऊपर प्रिंट लगा सकते थे, सी डॉट प्रिंट, ठीक। अब इसको अगर तुम कंपाइल करके रियल प्लस आयोटा इमेजिनरी जो भी जैसे प्रिंट करना है, तो एक बार इसको क्लियर करके रन कर लेते हैं। तो 3 2 5 5 7, तो 5 + 7 आयोटा 7 हो गया, ठीक है। मतलब इसको जहाँ भी रखना है तुम रख सकते हो ना। अब बात यह है कि हमने ये देखा कि सी इक्वल्स टू ए प्लस बी करने में दिक्कत आ रही थी। अब ये क्यों नहीं चल रहा, क्योंकि जो ऐसे ऑपरेटर्स हैं बाय डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट्स पे नहीं चल रहे। तो अगर इसको चलाना है तो क्या करना पड़ेगा, तो इसी के लिए जो हम पढ़ने वाले हैं उसको हम बोलते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ठीक है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग में क्या है, जैसे ऑपरेटर ओवरलोडिंग सिंपली ऐसा है कि जो यहाँ अपन कर रहे थे ऐड में, वैसी के वैसी एक एपीआई लिखेंगे, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर। और ऑपरेटर, देखो ऑपरेटर लिखना है ना अपने को, तो ऑपरेटर लिख के ऑपरेटर लिख दो, ठीक है। ऐसे का ऐसा ऑपरेटर लिखा। और ऑपरेटर कौन सा है, ऑपरेटर है प्लस। अब तुमको किसके ऊपर करना है, तुमको कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर करना है। और कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसा लेगो, जैसे ऊपर तुमने अदर लिया था वैसे ही का वैसे ही लोगे, ठीक है। तो ये ऊपर वाला जो कोड है पूरा का पूरा चिपका दो इसमें, जो ऐड करते टाइम अपन ने लिखा था वही लिखा, इसको हटा दो और ये हटा दो, ये चलना चाहिए। देखो 5 + 7 आया। अब तुम इसी को माइनस कर दो, चाहे तो माइनस कर दोगे, और ए माइनस बी भी कर सकते हो। यहाँ पे अगर माइनस किया है तो दोनों को माइनस करना पड़ेगा, यहाँ माइनस कर दिया, यहाँ माइनस कर दिया, तो आंसर क्या आना चाहिए, 2 - 3 - 1, 3 - 4 - 1 -1 माइनस आयोटा, ये आंसर आना चाहिए तुम्हारा। देख लेते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा, -1 + -1 आयोटा, ठीक है। ये अपन प्लस आयोटा वगैरह तुम प्रिंटिंग में चेक कर सकते हो, पर पूरा कॉन्सेप्ट समझ गए होगे कि अगर अपने को ये प्रिमिटिव ऑपरेटर्स हैं, अगर ऑब्जेक्ट्स के साथ यूज़ करने हैं तो उनको ओवरराइड कर सकते हैं। अगर किसी भी ऑपरेटर को ओवरराइड करना है तो उसका सीधा फंडा है, यहाँ पे तुमको क्लास का नाम लिखना पड़ेगा। मैं एक बार लिख देता हूँ, क्लास नेम लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर ऑपरेटर लिखना पड़ेगा, ऑपरेटर टू ओवरलोड लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके अंदर जो क्लास है वही लिखनी पड़ेगी, क्लास नेम, उसका रेफरेंस लेना पड़ेगा जैसे अपने कंस्ट्रक्टर में लिखते हैं। और फिर तुम्हारा अपना अंदर लॉजिक लिखना पड़ेगा कि कैसे तुम उस ऑपरेटर से कराते हो कि प्लस करना है माइनस करना है। तो इन जनरल अपने क्या क्या ऑपरेटर हो सकते हैं, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, प्लस प्लस हो सकता है, माइनस माइनस हो सकता है। और प्लस प्लस में भी ऐसा है ना कि प्री इंक्रीमेंट है, पोस्ट इंक्रीमेंट है,
ओके, देन डिवाइड है, कुछ भी कर सकते हो तुम, है ना। तुम इवन न्यू, डिलीट, इनको भी है ना ओवरराइड कर सकते हो अपन, है ना। एक डेडिकेटेड सेशन रखेंगे ऑपरेटर ओवरलोडिंग पे, कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग करते कैसे हैं, और पूरी कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स को भी अपन करेंगे, ठीक है। ये एक टाइप होता है स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म का। दूसरा ये है कि मान लो तुमको उसको बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है? ओवरलोडिंग का मतलब है कि मान लो तुम्हारे पास एक फंक्शन है जो सम करता है, ठीक है। सम करता है, सम नहीं करता, अपन थोड़ा और इजी रखते हैं ना। प्रिंट करता है इंटीजर्स को। तुमने उसमें इंट ए लिया और इसको तुमने प्रिंट कर दिया, और इसमें लिख दिया प्रिंट ए। अब मान लो कि मैं तुमको बोलता हूँ कि तुमको यार एक प्रिंट फंक्शन लिखना है जो फ्लोट्स को भी ले सके। तुम ये बोलते हो कि मैं फ्लोट एफ ले लूँगा और उसके लिए लिख दूंगा। तो सी के अंदर ऐसी चीज़ अलाउड नहीं है, लेकिन तुम सी प्लस प्लस के अंदर ये चीज़ कर सकते हो। सेम नाम का फंक्शन, ओके, सेम नेम फंक्शन विद डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स, पैरामीटर्स, इस चीज़ को हम बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग हो गई। तो मान लो कि अगर तुम यहाँ पे ये करते हो प्रिंट वन, अलग अलग मार्कर लगा देते हैं ना, प्रिंट इंटीजर, ठीक, और यहाँ पे लगाते हैं प्रिंट फ्लोट। तो दो दो आर्गुमेंट टाइप ले लेते हैं, इंट ए इक्वल्स टू 5 ले लेते हैं, और फ्लोट एफ इक्वल्स टू ले लेते हैं 6.0, ताकि अलग दिखे अपने को ना, 6.0 एफ। तो प्रिंट हमने ए किया सबसे पहले, और फिर अपन कॉल कर देते हैं प्रिंट एफ। अब तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए? तुम बोलोगे कि जो मंजूर खुदा है वो होगा, पर ऐसा नहीं है। जब तुमने प्रिंट ए किया तो इंटीजर कॉल हुआ, लेकिन जब तुम फ्लोट भेजा तो फ्लोट वाला फंक्शन कॉल हो गया। तो कंपाइलर ये डिसाइड करेगा कि तुम्हारी डेटा टाइप क्या है, डेटा टाइप के बेसिस पे जो फंक्शन तुमने लिखा है वो सिलेक्ट होगा। फंक्शन ओवरलोडिंग ऐसे काम आती है कि तुम बार बार अलग अलग नेम नहीं लिखो, तो तुम, वरना तुम क्या करते, इसका नाम प्रिंट इंट लिखते, है ना, इसका नाम प्रिंट फ्लोट लिखते, सी में ऐसे ही करते हैं। पर दिक्कत ये है ना कि तुम सब चीज़ों को जेनरिक रखना चाहते हो ना, कि सेम फंक्शनैलिटी है। बार बार जब तुम्हारा कोड बहुत बड़ा हो जाएगा तो ये थोड़ी याद रखोगे कि यार इसके लिए मैं प्रिंट इंट कॉल करूँ और प्रिंट फ्लोट करूँ, प्रिंट डबल करूँ। तुम्हें पता है कि प्रिंट करने के लिए कि एपीआई है प्रिंट, वो अपने आप हैंडल कर लेगी। तो सिमिलरली तुम कैरेक्टर्स के लिए भी कर सकते थे। अब इसमें होता क्या है, ये अब तो ये सिंगल आर्गुमेंट था, तो तुमने बोला कि हाँ आर्गुमेंट अलग है, तो इंट ए इंट बी वाला तुमने एक प्रिंट और ले लिया, ये इनसे अलग होगा दोनों से, ठीक है। प्रिंट एक इंट ए फ्लोट ए ले लो, ठीक, ये अलग है। प्रिंट फ्लोट ए, देखो ए दोनों में नहीं ले सकते क्योंकि ए और बी करना पड़ेगा, सेम वेरिएबल के साथ दिक्कत है ना कि दो बार डिक्लेयर कर रहा है। देखो अब तुमको लगेगा ये तो सेम है यार कि इंट फ्लोट फ्लोट इंट, लेकिन ऑर्डर अलग है ना। तो ऑर्डर भी ऑपरेटर ओवरलोडिंग के अंदर मैटर करता है। लेकिन तुम ना डेटा टाइप के ऊपर जो रिटर्न टाइप है उसके बेसिस पे इसको कर नहीं सकते। बेसिकली मैं अगर ये बोलूँ कि इंट प्रिंट, अगर मैं मान लो कि ऊपर वॉइड वाला लिखा हुआ है और मैं यहाँ पे इंट वाला लिखने की ट्राई करता हूँ, तो ये एक वैलिड ऑपरेटर ओवरलोडिंग नहीं है, ठीक है। ये देखो, कैन नॉट ओवरलोड फंक्शन डिस्टिंग्विश बाय रिटर्न टाइप अलोन, ठीक है। तो जो रिटर्न टाइप पे के बेसिस पे नहीं होगा, लेकिन जो फंक्शन पैरामीटर्स हैं उनके ऑर्डर के बेसिस पे हम इसको चेंज कर सकते हैं, ओके। इनको भी तुम कॉल करा के देख सकते हो। आई होप तुम लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या है, फंक्शन ओवरलोडिंग क्या है। तो तुम बहुत सारे फंक्शन ओवरलोड कर सकते हो। बेसिक बढ़िया फंक्शनैलिटी देता है कि तुमको ज़्यादा चीज़ें याद नहीं रखनी, सिंगल एपीआई के बेसिस पे तुम अपने बड़े कोड में चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपन, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म पे आते हैं। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब तुम बोलोगे यार रन टाइम होता क्या है, कि रन टाइम का क्या मतलब। कंपाइल टाइम तो समझ गए कि कोड में देखा कि सिमिलर टाइप ऑफ प्रिंट फंक्शंस हैं या कोई और फंक्शंस हैं जो कि डेटा टाइप के बेसिस पे अलग हो रहे हैं। रन टाइम पे ऐसा क्या हो जाएगा? रन टाइम पे तो अपन ऐसा कोई डिसीजन नहीं लेते हैं।
तो अगर याद करो तुम, जब हम क्लास बनाते हैं, ठीक है, और क्लास में भी थोड़ी कॉम्प्लेक्स, अब मैं इस चीज़ को हटा रहा हूँ, ये ऊपर पड़ा रहेगा। मान लो कि तुम एक बेस क्लास बनाते हो, ठीक है, और उसमें तुमने कुछ नहीं बनाया, वॉइड प्रिंट बना दिया, ठीक है, प्रिंट फ्रॉम बेस कर दो इसमें, ठीक, ओके। एंड फिर तुमने क्या किया, तुमने बोला कि नहीं नहीं मुझे है ना थोड़ी एक डिराइव्ड क्लास चाहिए, जो कि बेस को पब्लिकली एक्सटेंड करेगी। और तुमने उसमें क्या किया, तुमने उसमें भी कुछ नहीं किया, तुमने उसको उसके अंदर भी एक प्रिंट फंक्शन कॉल कर दिया, ठीक है, प्रिंट फ्रॉम डिराइव्ड लिख दिया इसमें। अब मान लो कि तुम्हारे दिमाग में एक और चीज़ आई कि यार मैं तो होशियार आदमी हूँ, मैं एक डिराइव्ड वन लिखना चाहता हूँ जिसमें अलग तरीके से प्रिंट करूँगा, प्रिंट फ्रॉम डिराइव्ड वन न्यू वे। ऐसा मान लो कि इसमें तुम है ना हीरो मोती लगा रहे हो, न्यू अवे नहीं, न्यू वे, ठीक। तो अब ऑब्जेक्ट बनाना होता है तो तुम कैसे करते हो कि जनरली अपन ये करते हैं कि डिराइव्ड का डी बना लिया और डी डॉट प्रिंट कर दिया, ठीक है। तुम बोलोगे कि बताओ क्या आएगा, सही आएगा, बढ़िया आएगा, देखो प्रिंट फ्रॉम डिराइव्ड आ गया। तुम बोलोगे इसमें क्या दिक्कत है, लेकिन हम क्या करते हैं, जब बेस क्लासेस और डिराइव्ड क्लासेस होती हैं तो हम जो इम्प्लीमेंटेशन होती है उसके पॉइंटर से बाकी चीज़ों को यूज़ करना चाहते हैं। इसका बहुत ही अगेन वेग सा स्टेटमेंट है, तो मैं करता क्या हूँ, मैं बेस का एक पॉइंटर लेता हूँ और मैं एक डिराइव्ड को नया बनाता हूँ, ठीक है। और जैसे कि मैंने क्या किया, बेस डी इक्वल्स टू न्यू डिराइव्ड, ठीक, ऐसे करके मैं बनाता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि डी का प्रिंट कॉल करूँ, तो आइडली तुम बोलोगे कि और यहाँ पे मैं डिलीट डी कर दूँ ताकि मेमोरी लीक ना हो। जब भी तुम न्यू कॉल कर रहे हो डिलीट यूज़ करना। अब देखो, तुमने जो डी है एक पॉइंटर लिया, ऑब्जेक्ट तुमने ड्राइव का बनाया है, अब डी से अगर तुम कॉल करोगे तो क्या कॉल होना चाहिए, तुम बोलोगे कि ऑब्जेक्ट जिसका है वो कॉल होना चाहिए। चलो रन करके देख लेते हैं, सारे वहम निकाल लेते हैं। प्रिंट फ्रॉम बेस, प्रिंट फ्रॉम बेस हो रहा है। अब तुम बोलोगे कि शायद ये बेस का तुमने लिया है इसलिए हो रहा होगा, मे भी हो रहा होगा, लेकिन इसको सॉल्व कैसे करोगे, ये तो हो सकते हैं। देखो इसका, बोलोगे इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये है दोस्त कि तुम सेम डी को कल को डिराइव्ड वन के साथ भी लगा के यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो तुमको सेम टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं ना, इसीलिए कहीं भी स्विच कर सकते हो। जैसे यहाँ भी मैं डी डॉट एक बार प्रिंट कर दे, डी एरो प्रिंट कर देता हूँ, यहाँ भी डी एरो प्रिंट कर देता हूँ। अब दोनों बार देखो तुम, प्रिंट फ्रॉम बेस हो रहा है। पहली बार हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि डिराइव से होना चाहिए, और ये जो प्रिंट है डिराइव्ड वन से प्रिंट होना चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा है जबकि हमारे पास बेस का पॉइंटर है। तो इस केस में होता क्या है कि जो कंपाइलर है उसको नहीं पता है ये सब चीज़ें, तो तुमको बताना पड़ेगा कि जो भी फंक्शन है तुम रन टाइम पे ऐसा कराना चाहते हो कि रन टाइम पे बेस क्लास के पॉइंटर से ड्राइव्ड के क्लास के फंक्शंस कॉल कराना चाहते हो, तो तुम उस फंक्शन को बताओ कंपाइलर को कि भाई ये वर्चुअल फंक्शन है, ठीक है, ये वर्चुअल फंक्शन है। तो कंपाइलर वर्चुअल फंक्शन देखेगा और रन टाइम पे डिसाइड करेगा कि जिस टाइप का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसमें डिराइव्ड का ऑब्जेक्ट है तो उसका कॉल कर देगा, वरना नॉर्मल कॉल करेगा। अब देखो, जैसे ही हमने यहाँ पे वर्चुअल कीवर्ड लगाया और कंपाइलर को पता लग गया कि जैसे भाई वर्चुअल है ये, अगर जिसका भी ऑब्जेक्ट बन रहा है वही कॉल कराना है, ठीक है। ये तो जो वर्चुअल फंक्शंस का जो भी फंडा है, ये जब भी हम न्यू से मेमोरी वगैरह एलोकेट करेंगे और उसके साथ बेस पॉइंटर के साथ करने की करेंगे तब अपना काम में आएगा। तो देखो एक एक सी से ही दोनों हो गए ना, कि हमने ड्राइव का ऑब्जेक्ट बनाया बेस के पॉइंटर के साथ और जब प्रिंट कॉल कराया, अब अपना नॉर्मली प्रिंट फ्रॉम ड्राइव आ रहा है, और जब इसका कराया था प्रिंट फ्रॉम ड्राइव बन आ गया न्यू वे, ठीक है। ये तो इंटरेस्टिंग चीज़ होगी। अब तुम बोलोगे ये होता कैसे है, हाँ तो ये होता कैसे है, एक चीज़ होती है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं
वर्चुअल टेबल, ये जो वर्चुअल टेबल है ना, यही ये ऐसे काम करता है कि वर्चुअल टेबल के अंदर ही एंट्रीज रखता है। वर्चुअल टेबल जैसे ही वर्चुअल कीवर्ड लगाते हो ना, तो उसमें कंपाइलर ये डिसाइड कर लेगा कि हाँ भाई, एक वर्चुअल कीवर्ड आ गया, वर्चुअल टेबल बना लो कि कौन सा कॉल कराना है। तो जिस टाइप का पॉइंटर होगा, जिस टाइप का ऑब्जेक्ट बना होगा, उसके वर्चुअल टेबल में जाएगा और वो वाला फंक्शन कॉल कर देगा। ठीक है। इसके ऊपर मैं ना अलग से डिटेल में बताऊंगा तुम लोगों को कि वर्चुअल टेबल क्या है, क्या ज़रूरत है, क्यों। पर वो एक एडवांस टॉपिक है, बस तुमको पता होना चाहिए कि वर्चुअल टेबल क्या है। वर्चुअल टेबल बेसिकली रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को हैंडल करने के लिए बनता है कि कौन सा वाला कॉल होगा। अब अच्छी बात ये आती है कि भाई साहब तुमने बता दिया कि वर्चुअल होता है जिससे हम रन टाइम पे डिसाइड कर सकते हैं कि किसका फंक्शन कॉल कराना है। सही बात है, लेकिन वर्चुअल क्या क्या बना सकते हैं और क्या क्या वर्चुअल नहीं बना सकते। वर्चुअल तुम किसी भी फंक्शन को बना सकते हो, वर्चुअल तुम डिस्ट्रक्टर को बना सकते हो। आप बोलोगे वर्चुअल डिस्ट्रक्टर को क्या बना सकते हैं, वो अपने आप में एक अलग मुद्दा है, उसके लिए समझते हैं। कंस्ट्रक्टर को वर्चुअल नहीं बना सकते। अब समझो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है कि लोग जब इंटरव्यू तुम्हारा लेंगे तो पूछेंगे कि कंस्ट्रक्टर वर्चुअल क्यों नहीं हो सकता। अभी हमने बात करी थी कि एक वर्चुअल टेबल बनाए। वर्चुअल टेबल में हम बताएंगे कि जब तक ऑब्जेक्ट नहीं बनाए कि किस ऑब्जेक्ट का क्या बना है। लेकिन जब कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है तब तक तो ऑब्जेक्ट बना ही नहीं है ना। कि जब आपका कंस्ट्रक्टर बन जाएगा, कंस्ट्रक्टर कंप्लीट हो जाएगा, तभी आप ऑब्जेक्ट कंप्लीशन बोलोगे। तो जब तक आपका कंस्ट्रक्टर नहीं बना है, वर्चुअल टेबल ही नहीं है, वर्चुअल टेबल नहीं है तो वर्चुअल टेबल की एंट्रीज नहीं है, तो क्या करोगे तुम। इसीलिए कंस्ट्रक्टर को तुम कभी भी वर्चुअल नहीं रखते हो। ठीक। जो स्टैटिक फंक्शन होते हैं वो किसी भी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं होते। ठीक है। क्योंकि अपन ये जो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ रहे हैं वो रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट्स है ना, कि बेस का पॉइंटर लिया, ऑब्जेक्ट बनाया डिराइव्ड का, तो क्या कॉल होगा, बेस का कॉल होगा, डिराइव्ड का कॉल होगा। तो उसके हिसाब से देखोगे तो स्टैटिक फंक्शन तो किसी के नहीं है ना, वो तो सबके हैं। तो जो सबका है वो तो वैसे भी वर्चुअल का कोई फंडा नहीं है। डेटा मेंबर्स पे नहीं लगता है क्योंकि वर्चुअल फंक्शन, जो वर्चुअल कीवर्ड है मेनली है ही फंक्शन के लिए। फ्रेंड फंक्शंस के लिए भी नहीं लगता है क्योंकि फ्रेंड फंक्शन फ्रेंड है, वो खुद नहीं है, ऑब्जेक्ट का हिस्सा नहीं है वो। ठीक है। अब मैं एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ दिखाता हूँ लोगों को। इसके अंदर अपन ने ना दोनों में वो नहीं दिए, कंस्ट्रक्टर नहीं दिए, डिस्ट्रक्टर नहीं दिए। कंस्ट्रक्टर छोड़ देते हैं, डिस्ट्रक्टर दे लेते हैं दोनों में। बेस का डिस्ट्रक्टर ले लेते हैं और प्रिंट करा के देखते हैं। ठीक है। सी आउट बेस डिस्ट। ओके। देखो सी प्लस प्लस ऐसी है, ट्राई करो देखो कि क्या हो रहा है, वरना तो भाई ट्यूटोरियल देख के तो नहीं आएगा। कितने भी ट्यूटोरियल देख लो कोई मतलब नहीं है। जब तक अपने हाथ गंदे नहीं करोगे तब तक ये चीज़ें नहीं होंगी। ठीक है। मैं ये प्रिंट एपीआई हटा रहा हूँ क्योंकि अब अपने काम की नहीं है। इसको भी हटा रहा हूँ, सिर्फ डिराइव्ड का रखेंगे अपन। क्या होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से। सब पहले बताओ मुझे हुआ क्या है। डिराइव्ड का ऑब्जेक्ट बनेगा, डिराइव्ड का ऑब्जेक्ट बनेगा, तो डिराइव्ड का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, डिराइव्ड का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो बाई डिफॉल्ट डिराइव्ड कंस्ट्रक्टर नहीं है तो बाई डिफॉल्ट कंपाइलर कंस्ट्रक्टर देगा। बाय डिफॉल्ट कंपाइलर कंस्ट्रक्टर देगा, बेस का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, दो कंस्ट्रक्टर कॉल हो गए, ऑब्जेक्ट बन गया, बहुत बढ़िया। ऑब्जेक्ट डिलीट हो गया, किसका डिलीट होगा, क्या डिलीट होगा बताओ। आइडियली दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों डिलीट होने चाहिए, राइट। बताओ। बेस का सिर्फ डिलीट हो रहा है क्योंकि तुमने बेस पे डिलीट कॉल किया है ना। तो लेकिन तुम ये भी बोल सकते थे कि जो न्यू करके तुमने ऑब्जेक्ट बनाया वो तो यहाँ पे था। तो अगर मान लो इससे प्रॉब्लम क्या होती है, लेट्स से अपने पास एक मेमोरी होती इंट स्टार पी। ठीक है। इंट स्टार पी होता अपने पास और अपन क्या करते, जैसे ड्राइव का कंस्ट्रक्टर बनता उसके अंदर हम p इक्वल्स टू न्यू इंट कर देते। ठीक है। अब देखो यहाँ पे आके वो मेमोरी तो तुमने कभी फ्री नहीं करी, ये तो यहाँ पे है ना। तो कैसे होगा कि लेट्स से
यहाँ पे डिलीट कर देते थे तुम, डिलीट पी। अब ये तो मेमोरी लीक हो गया। तो अब तुम बोलोगे ये हो क्यों रहा है? अगर मान लो कि मैं वर्चुअल हटा दूं तो क्या ये चीज़ आएगी या नहीं आएगी? चलो अपन देख लेते हैं ना, करके देखना पड़ेगा। बेस का डिस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, फिर बेस का डिस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। क्यों भाई, क्या मज़ा आ रहा है इसको? इसका अभी भी कॉल नहीं हो रहा है। तो तुमको हमेशा जो बेस का डिस्ट्रक्टर है वो वर्चुअल बनाना पड़ेगा, ताकि रन टाइम पे जो ड्राइव क्लास है उसका डिस्ट्रक्टर भी कॉल हो। ठीक है, अब रन कर देते हैं। अब ड्राइव का डिस्ट्रक्टर पहले जैसे वर्चुअल बनाया, ड्राइव का डिस्ट्रक्टर कॉल हो गया, फिर बेस का डिस्ट्रक्टर कॉल हो गया। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है सी प्लस प्लस के अंदर, कि जब भी तुम ये सोचते हो कि मैं ड्राइव्ड क्लास बना रहा हूँ एक्सटेंड करके, तो ये मेक श्योर और उसका तुम पॉइंटर के थ्रू यूज़ करने वाले हो, हमेशा मेक श्योर करो वर्चुअल है, उसके अंदर फंक्शन नहीं है, हमेशा उसके डिस्ट्रक्टर को वर्चुअल बनाओ, ताकि तुम्हारा डिस्ट्रक्टर ड्राइव्ड क्लास का डिस्ट्रक्टर कॉल हो, वरना ये कभी भी कॉल नहीं होगा और मेमोरी लीक हो जाएगा। आई गेस तुम लोगों को रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म समझ में आ गया है। चलो ठीक है, थैंक यू।